हेलो स्टूडेंट्स। तो जैसे कि हम पिछली की क्लासों में पढ़ रहे थे कि कक्षा 12 में अपन ने यूनिट फर्स्ट का 3 चैप्टर पढ़े। फर्स्ट चैप्टर के पादपों में अलैंगिक जनन की विधियां कौन कौन सी थी। सेकंड चैप्टर में अपन ने पढ़ा था कि किस प्रकार से लघु बीजाणु जनन, गुरु बीजाणु जनन की प्रक्रिया संपन्न होती है। और थर्ड चैप्टर में अपने परागण के बारे में पढ़ा था कि परागण क्या होता है, परागण की विधियां पढ़ी थी कि किस प्रकार से स्वपरागण की क्रिया संपन्न होती है, किस प्रकार से परपरागण की क्रिया संपन्न होती है, एक बीजपत्री द्विबीजपत्री बीज क्या होता है, और उसके पश्चात लास्ट में हमने पढ़ा था कि फल का निर्माण कैसे होता है। आज हम इस यूनिट का लास्ट चैप्टर जो है चैप्टर नंबर 4, उसमें हम पढ़ेंगे कि पादप जनन की विशिष्ट विधियां। तो वैसे हम अच्छी तरह से जानते हैं कि पादपों में जनन की सामान्यतः 2 विधियां होती है, लैंगिक और अलैंगिक जनन। तो फिर विशिष्ट विधियां कौन सी होती है? देखो, अधिकांश कहेंगे जो पादप जनन की विशिष्ट विधियां होती है अलैंगिक जनन की। तो अलैंगिक जनन की जो विधियां उनको विशिष्ट विधियां क्यों कहते हैं? क्योंकि इस प्रक्रिया के अंदर विशिष्ट प्रकार की संरचनाओं का निर्माण होता है। तो विशिष्ट प्रकार की संरचनाओं का निर्माण होने के कारण से इनको पादप जनन की कौन सी विधियां कहा जाता है? विशिष्ट विधियों के नाम से जाना। तो वो विशिष्ट संरचनाएं कौन सी होती है और किस प्रकार से होता है? तो पादप जनन की विशिष्ट विधियां 4 प्रकार की होती है। कौन कौन सा? अनिषेक, विस्तार, असंजनन, सूक्ष्म प्रवर्धन, और चौथी है काय परिवर्तन। देखिए, अनिषेक, विस्तार, असंजनन, सूक्ष्म प्रवर्धन और काय परिवर्तन। तो इनको हम सभी को किसमें सम्मिलित करते हैं? पादप जनन की विशिष्ट विधियों में इनको सम्मिलित किया जाता है। तो अपन देखते हैं कि ये पादप जनन की विशिष्ट विधियां कौन कौन सी हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं अनिषेक, विस्तार। देखिए, अनिषेक विस्तार क्या होता है? नाम से पता चल रहा है अनिषेक विस्तार। अनिषेक यानी बिना निषेचन की क्रिया की बीजों के निर्माण होने की प्रक्रिया को, किसको? बिना निषेचन प्रक्रिया की बीजों का निर्माण होना, बीजों का निर्माण में क्या करेगा? अनिषेक विस्तार करेगा। तो इस प्रक्रिया के द्वारा उत्पन्न होने वाले जो बीज होते हैं वो नर और मादा युग्मकों के संलयन से भ्रूण का विकास नहीं होता, और न ही भ्रूण के विकास से, न ही भ्रूण से बीज का निर्माण। तो फिर भ्रूण का विकास होता है कैसे? बीज कैसे बनता है? इसमें पादप की किसी द्विगुणित कोशिका से, अब द्विगुणित कोशिका से जैसे मान लो कि बीजांडकाय कोशिका है, इसके अलावा भ्रूण कोशिका है, तो द्विगुणित जो कोशिका है उस द्विगुणित कोशिका से भ्रूण का विकास होता है, जिसमें ना तो युग्मकों का संलयन होता है, ना ही निषेचन की क्रिया क्या होती है? संपन्न होती है। तो इस तरह से बिना निषेचन की प्रक्रिया के बीजों का निर्माण हो रहा है, और वो बीज नए पादप के निर्माण में क्या होते हैं? सहायक होते हैं। तो वही कौन सी विधि कराती है? अनिषेक विस्तार कराती है। तो सिंपल सा था कि अनिषेक विस्तार किसे कहेंगे? कि बिना निषेचन की प्रक्रिया के बीजों का निर्माण होने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? अनिषेक विस्तार। तो इसको भी हम अलैंगिक जनन की प्रक्रिया में क्या कर सकते हैं? सम्मिलित कर सकते हैं। सेकंड इसमें असंजनन। देखिए, असंजनन होता क्या है? एक वैज्ञानिक थे हैंस विंकलर। क्या होता है असंजनन? सन 1908 में हैंस विंकलर। तो देखो, हैंस विंकलर ने क्या कहा असंजनन के बारे में कि लैंगिक जनन की वह प्रक्रिया जिसमें, यानी लैंगिक जनन ऐसी विधि जिसका प्रतिस्थापन, ऐसी प्रक्रिया जिसका प्रतिस्थापन
होकर क्या हो गया, जिसका प्रतिस्थापन होकर आरसीपी विभाजन और निषेचन की क्रिया संपन्न नहीं होती, तो उसे क्या कहा जाएगा, असंचलन कहा जाएगा। तो सन 1908 में हेंस विंकलर ने क्या कहा कि लैंगिक जनन की ऐसी प्रक्रिया जिसका प्रतिस्थापन होकर, इसमें क्या होता है कि प्रतिस्थापन होकर नहीं तो आरसीपी विभाजन होता है, आरसीपी विभाजन और निषेचन की प्रक्रिया संपन्न नहीं होती, तो उसे कौन सा जनन कहा जाएगा, असंचलन के नाम से जाना जाएगा। तो विभिन्न प्रकार के जो भ्रूणी वैज्ञानिक हैं उन्होंने इस परिभाषा के आधार पर असंचलन को मुख्यतः दो भागों में क्या किया गया, इसको विभाजित किया गया, क्योंकि इसमें क्या नहीं हो रहा है, ना तो आरसीपी विभाजन हो रहा है और ना ही निषेचन की क्रिया संपन्न नहीं होती है। तो आरसीपी विभाजन नहीं होगा, निषेचन नहीं होगा, इसका मतलब लैंगिक जनन की प्रक्रिया तो संपन्न नहीं हो रही है, तो लैंगिक जनन नहीं है तो कौन सा जनन है, यह असंचलन है। तो इस जनन को विभिन्न प्रकार के जो भ्रूणी वैज्ञानिक हैं इन्होंने कितने भागों में बांटा है, असंचलन को दो भागों में विभाजित किया है। वो दो भाग कौन से हैं, असंचलन नंबर 1 है बीजाणुवृत्त, बीजाणुवृत्त असंचलन, और दूसरा है युग्मकोद्भिद असंचलन। तो देखिए असंचलन को पूरे कितने भागों में बांटा है, दो भागों में बांटा है, बीजाणुवृत्त असंचलन और दूसरा है युग्मकोद्भिद असंचलन। तो बीजाणुवृत्त असंचलन होता क्या है, सिंपल सी बात है कि इसको अपस्थानिक भ्रूणता भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है इसको, अपस्थानिक भ्रूणता। देखिए अपस्थानिक भ्रूणता क्यों कहा जाता है, क्योंकि बीजाणुवृत्त असंचलन की प्रक्रिया के अंदर क्या होता है कि किसी द्विगुणित कोशिका के द्वारा, अब चाहे वो बीजांडकाय की हो सकती है या अध्यावरण की हो सकती है, तो बीजांडकाय या फिर अध्यावरण, तो इनकी कोशिका कैसी होती है, 2n होती है। तो इन द्विगुणित कोशिकाओं से बिना आरसीपी विभाजन के, बिना निषेचन की क्रिया के इन द्विगुणित कोशिका से डायरेक्ट इसका निर्माण होता है, भ्रूण का निर्माण होता है। तो इस प्रकार के असंचलन को कौन सा असंचलन कहा जाएगा, बीजाणुवृत्त असंचलन कहा जाएगा। दोबारा ध्यान देना कि बीजाणुवृत्त असंचलन को क्या कहते हैं, अपस्थानिक भ्रूणता भी कहा जाता है। क्या कहा जाएगा इसको, अपस्थानिक भ्रूणता। और अपस्थानिक भ्रूणता के अंदर इसमें होता क्या है कि इस प्रकार के असंचलन में पालक की किसी द्विगुणित कोशिका, जैसे मान लो बीजांडकाय है या अध्यावरण है, इन कोशिकाओं से डायरेक्ट किसका निर्माण हो जाता है, भ्रूण का निर्माण होता है। तो ये कोशिका द्विगुणित होती है, उत्पन्न होने वाला भ्रूण भी कैसा होता है, द्विगुणित होता है। तो इन द्विगुणित कोशिकाओं से द्विगुणित भ्रूण का निर्माण होता है और इसे कौन सा असंचलन कहा जाता है, बीजाणुवृत्त असंचलन के नाम से जाना जाता है। क्लियर। दूसरा है युग्मकोद्भिद असंचलन। देखिए युग्मकोद्भिद असंचलन क्या होता है, नाम से पता चल रहा है, इसको हम दो भागों में बांटते हैं, अनिषेक जनन और एक अयुग्मन। अनिषेक जनन और दूसरा है अयुग्मन। देखिए दोनों में क्या फर्क है, अनिषेक जनन और अयुग्मन क्या होता है। अनिषेक जनन युग्मकोद्भिद, अब आपको पता है कि अगर किसी अंड कोशिका कैसी होती है, एगुण होती है, एगुण अंड कोशिका से अगर एगुणित भ्रूण का निर्माण होता है, एगुणित अंड कोशिका से एगुणित भ्रूण का निर्माण होता है, भ्रूण का निर्माण, तो इसे क्या कहा जाएगा, अनिषेक जनन के नाम से जाना जाएगा। तो युग्मकोद्भिद असंचलन
दो प्रकार का है, अनिषेक जनन और अपयुग्मन। अनिषेक जनन किसे कहेंगे कि किसी एगुणित अंड कोशिका से अगर एगुणित भ्रूण का निर्माण होता है, तो एगुणित अंड कोशिका से एगुणित भ्रूण का निर्माण होने की जो प्रक्रिया है उसे कहा जाएगा अनिषेक जनन। तो फिर अपयुग्मन किसे कहा जाएगा? अपयुग्मन कहा जाएगा कि अंड कोशिका के अतिरिक्त, किसके अतिरिक्त? अंड कोशिका के अतिरिक्त, अंड कोशिका के अतिरिक्त किसी अन्य एगुणित कोशिका से, चाहे वो प्रतिमुखी कोशिका हो सकती है, चाहे वो सहायक कोशिका हो सकती है, चाहे कोई भी कोशिका हो सकती है, केंद्र कोशिका हो सकती है, तो किसी एगुणित अंड कोशिका के अतिरिक्त किसी एगुणित कोशिका से अगर भ्रूण का निर्माण होता है तो उसे कहते हैं अपयुग्मन। और इस प्रकार से उत्पन्न होने वाला भ्रूण भी कैसा होता है? एगुणित होता है। कैसा होगा? एगुणित होगा। तो अंड कोशिका से अगर भ्रूण का निर्माण होता है उसको तो कहेंगे अपन अनिषेक जनन, और अगर अंड कोशिका के अतिरिक्त किसी सहायक या प्रतिमुखी कोशिका जो एगुणित होती है अगर उनसे भ्रूण का निर्माण होता है तो उसको अपन क्या कहेंगे? अपयुग्मन कहा जाएगा। क्लियर? दोबारा एक बार ध्यान देना, असंजनन कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार का, बीजाणुविद असंजनन और एक है युग्मकोद्भिद असंजनन। बीजाणुविद असंजनन क्या होता है? इसको अपस्थानिक भ्रूणता भी कहते हैं। जैसे पंचानन माहेश्वरी ने चार प्रकारों में, जैसे अनावर्ती, पुनरावर्ती और अपस्थानिक भ्रूणता, इनमें अलग-अलग कायिक परिवर्तन को अलग-अलग विभाजित किया है, तो इनको दोबारा नहीं पढ़ेंगे। तो अपस्थानिक भ्रूणता और बीजाणुविद असंजनन दोनों एक ही चीज है। क्या होता है इसमें कि बीजाणुविद असंजनन में कि किसी पादप की किसी द्विगुणित कोशिका से, अब वो द्विगुणित कोशिका बीजांड की हो सकती है, अध्यावरण की हो सकती है, किसी द्विगुणित कोशिका से बिना अंशतः विभाजन और निषेचन की प्रक्रिया के क्या हो भ्रूण का निर्माण हो जाए तो उसे कौन सा असंजनन कहा जाएगा? बीजाणुविद असंजनन। और दूसरा है युग्मकोद्भिद असंजनन। ये कितने प्रकार का है? दो प्रकार का, एक अनिषेक जनन और एक होता है अपयुग्मन। अनिषेक जनन किसे कहेंगे कि बीजांड के अंदर क्या होता है कि अगर एगुणित अंड कोशिका से, एगुणित अंड कोशिका से अगर एगुणित भ्रूण का निर्माण होता है तो उसे कहेंगे अनिषेक जनन। ठीक है? और दूसरा अपयुग्मन किसे कहेंगे कि अंड कोशिका के अतिरिक्त, बीजांड में अंड कोशिका अगर कोई एगुणित कोशिका, जैसे मान लो प्रतिमुखी या सहायक कोशिका है, तो इन एगुणित कोशिकाओं से अगर भ्रूण का निर्माण हो जाता है और वो भ्रूण भी कैसा होता है? एगुणित होता है, तो उसको हम क्या कहेंगे? अपयुग्मन के नाम से जाना जाएगा। क्लियर? इसके बाद में नेक्स्ट को देखते हैं। असंजनन के अंदर एक वैज्ञानिक है पंचानन माहेश्वरी। कौन सा वैज्ञानिक है? प्रोफेसर पंचानन माहेश्वरी। देखो पंचानन माहेश्वरी ने क्या किया है कि असंजनन को मुख्यतः दो भागों में विभाजित किया है। पंचानन माहेश्वरी ने असंजनन को दो भागों में कौन कौन सा? एक है अनावर्ती असंजनन और दूसरा है पुनरावर्ती असंजनन। देखो पंचानन माहेश्वरी ने असंजनन को कितने भागों में बांटा है? दो भागों में। कौन कौन सा? अनावर्ती असंजनन और दूसरा है पुनरावर्ती असंजनन। लेकिन इसके साथ साथ कुछ अन्य वैज्ञानिकों ने पंचानन माहेश्वरी के साथ साथ इस असंजनन प्रक्रिया को चार भागों में विभाजित किया है। दो भाग जो हम पीछे हम चर्चा कर चुके हैं। एक तीसरा भाग कौन सा है? अपस्थानिक भ्रूणता। अपस्थानिक भ्रूणता किसे कहा जाएगा कि जो बीजाणुविद असंजनन है वही क्या है? अपस्थानिक भ्रूणता कहलाता है। यानी किसी द्विगुणित कोशिका के द्वारा भ्रूण का निर्माण हो रहा है तो उसको क्या कहेंगे? अपस्थानिक भ्रूणता के नाम से जाना जाएगा। और तीसरा है कायिक, चौथा कायिक असंजनन। तो मैं इन दो के बारे में चर्चा करेंगे क्योंकि ये हम पढ़ चुके अपस्थानिक भ्रूणता के अंदर कि बीजाणुविद जो असंजनन है वही अपस्थानिक भ्रूणता है। और अपस्थानिक भ्रूणता में क्या होता है कि किसी द्विगुणित कायिक कोशिका के द्वारा अगर भ्रूण का निर्माण हो रहा है तो कौन से कहलाएगा? अपस्थानिक भ्रूणता। और कायिक असंजनन में क्या कहेंगे कि पादप के किसी कायिक भाग, उसमें भाग के अलावा किसी कायिक भाग के द्वारा अगर
क्लियर? तो इनका दोनों का निर्माण एक द्विगुणित कोशिका से भ्रूण का क्या होता है? निर्माण होता है। तो अनावर्ती असंचरण किसे कहा जाएगा? तो देखो अनावर्ती असंचरण होता है कि गुरु बीजाणु मात्र कोशिका, किसे कहेंगे? गुरु बीजाणु मात्र कोशिका में अर्धसूत्री विभाजन की क्रिया द्वारा, अर्धसूत्री विभाजन द्वारा अगुणित भ्रूणकोश का निर्माण होता है। अगुणित भ्रूणकोश का निर्माण होता है और इस अगुणित भ्रूणकोश से अगुणित भ्रूण का क्या होता है? निर्माण होता है और इसे क्या कहते हैं? हम अनावर्ती असंचरण के नाम से जाना जाता है। तो किसे कहेंगे अनावर्ती असंचरण? कि गुरु बीजाणु मात्र कोशिका में, गुरु बीजाणु मात्र कोशिका में अर्धसूत्री विभाजन की क्रिया द्वारा अगुणित भ्रूणकोश का क्या होता है? निर्माण होता है और इस अगुणित भ्रूणकोश से किसका निर्माण होता है? अगुणित भ्रूण का निर्माण होता है और उसे क्या कहते हैं? अनावर्ती असंचरण के नाम से जाना जाता है। अनावर्ती असंचरण के बाद में अपन देखते हैं कि पुनरावर्ती असंचरण। देखो पुनरावर्ती असंचरण को हम फिर दो भागों में विभाजित करते हैं। कौन कौन सा? जनन अपबीजाणुता और कायिक अपबीजाणुता। कौन कौन सा है? जनन अपबीजाणुता और दूसरा है कायिक अपबीजाणुता। क्लियर? तो कितने प्रकार का होता है पुनरावर्ती असंचरण? दो प्रकार का, जनन अपबीजाणुता और कायिक अपबीजाणुता। देखो जनन अपबीजाणुता किसे कहा जाएगा? जनन अपबीजाणुता कहा जाएगा कि अगर भ्रूण का निर्माण किसी द्विगुणित, इसका अगर भ्रूण का निर्माण किसी द्विगुणित प्रसूतक कोशिका से होता है, द्विगुणित प्रसूतक कोशिका से होता है तो उसे क्या कहा जाएगा? जनन अपबीजाणुता कहा जाएगा। किसे कहेंगे? कि अगर भ्रूण का विकास किसी द्विगुणित प्रसूतक कोशिका से होता है तो उसे हम क्या कहेंगे? जनन अपबीजाणुता के नाम से जाना जाता है। जबकि कायिक अपबीजाणुता किसे कहेंगे? तो कायिक अपबीजाणुता कहा जाएगा कि किसी द्विगुणित अध्यावरण या बीजांडदायी कोशिका से भ्रूण का निर्माण होता है तो उसे कहा जाएगा कायिक अपबीजाणुता। दोबारा ध्यान देना, पंचानन माहेश्वरी ने असंचरण को दो भागों में, मुख्य रूप से दो भागों में अनावर्ती और पुनरावर्ती असंचरण में। अनावर्ती असंचरण में क्या होता है कि गुरु बीजाणु मात्र कोशिका में अर्धसूत्री विभाजन की क्रिया द्वारा अगुणित भ्रूणकोश का निर्माण होता है। क्या होता है? अगुणित भ्रूणकोश का निर्माण होता है तो इसे क्या कहा जाएगा? अनावर्ती। अगुणित भ्रूणकोश से क्या होता है? अगुणित भ्रूण का निर्माण होता है और अगुणित भ्रूण के निर्माण की प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? अनावर्ती असंचरण। पुनरावर्ती असंचरण किसे कहा जाएगा? कि पुनरावर्ती असंचरण दो प्रकार का होता है, जनन अपबीजाणुता और कायिक अपबीजाणुता। जनन अपबीजाणुता किसे कहेंगे? कि अगर भ्रूण का निर्माण किसी द्विगुणित प्रसूतक कोशिका से होता है तो उसे क्या कहेंगे? जनन अपबीजाणुता कहेंगे। और अगर भ्रूण का निर्माण किसी द्विगुणित कोशिका, तो द्विगुणित कोशिका जैसे अध्यावरण या बीजांडदायी से अगर होता है तो उसे क्या कहा जाएगा? कायिक अपबीजाणुता के नाम से उसको जाना जाएगा। तो इस तरह से असंचरण की प्रक्रिया क्या होती है? संपन्न होती है। नेक्स्ट अपन इसमें देखते हैं कि असंचरण प्रक्रिया का महत्व क्या है, क्या होता है असंचरण प्रक्रिया में। देखिए असंचरण का महत्व क्या है कि असंचरण प्रक्रिया के द्वारा पादप के कायिक लक्षण जो होते हैं उनको पीढ़ी दर पीढ़ी क्या किया जा सकता है? बनाए रखा जा सकता है। क्यों? क्योंकि इसमें निषेचन और अर्धसूत्री विभाजन की क्रिया संपन्न नहीं होती है तो उत्पन्न होने वाला जो भ्रूण होता है वो मात्र पादप से, एक ही पादप से भ्रूण का निर्माण होता है और उस भ्रूण से बीज का निर्माण होगा। तो इस प्रकार से पादप के सर्वश्रेष्ठ लक्षणों को बनाए रखने में क्या होता है? ये सहायक होता है। इसके अलावा इस जनन प्रक्रिया से उत्पन्न
उत्पन्न जो पादप किसमें होती है वो संकर ओर से भरपूर होती है, संकर ओर से भरपूर, यानी उन्नत लक्षण इसके अंदर क्या होते हैं बराबर बनाए रखे जा सकते हैं। इसके अलावा इस जनन प्रक्रिया के द्वारा पादप संततियों के क्लोन तैयार किए जा सकते हैं। तो ये सारा का सारा किसका महत्व है, असंकरण का महत्व है। तो दूसरी विधि हो गई अपनी असंकरण। तीसरा है सूक्ष्म परिवर्धन। सूक्ष्म परिवर्धन ध्यान देना, देखिए सूक्ष्म परिवर्तन क्या होता है। सूक्ष्म परिवर्तन क्या होता है, एक होता है कर्तोतक और एक होता है पूर्ण सुषुप्ता। देखो कर्तोतक क्या होता है, कर्तोतक और एक पूर्ण सुषुप्ता। देखो कर्तोतक कहा जाता है कि पादप का कोई कायिक भाग, क्या कि पादप का कोई कायिक भाग जो नए पादप के निर्माण में क्या होता है सहायक होता है, वो कहलाएगा कर्तोतक। और पादप के कर्तोतक जो भाग है उससे पूर्ण विकसित पादप का निर्माण करना क्या कहलाता है, पूर्ण सुषुप्ता कहलाता है। तो सूक्ष्म परिवर्तन में क्या होते हैं कि जैसे मान लो ये कोई पादप है, इस पादप का कोई अपने भाग ले लिया, या मान लो कोई शाखा ले लिया, तना ले लिया, जड़ का कोई भाग ले लिया, और इस भाग को अपन क्या करते हैं, इस भाग को अपने क्या काम कर्तोतक का, और इस भाग को मानव निर्मित कृत्रिम आवास के अंदर क्या करते हैं संरक्षित करते हैं। और संरक्षित करने के पश्चात अपने को इस भाग से एक पूर्ण विकसित पादप का क्या किया जाता है, निर्माण किया जाता है। तो जिस भाग को लेते हैं होता है कर्तोतक, और पूर्ण विकसित पादप का निर्माण करना क्या कहलाएगा, पूर्ण सुषुप्ता के नाम से इसको जाना जाएगा। तो इसको अपन यूं कर सकते हैं कि किसी पादप के कायिक भाग, छोटे से कायिक भाग से मानव निर्मित आवास में इनको संवर्धित करके क्या किया जाता है, एक पूर्ण विकसित पादप का निर्माण किया जाता है। तो वही क्या कहलाता है, सूक्ष्म परिवर्तन के नाम से इसको जाना। क्लियर? तो समझ गए सूक्ष्म परिवर्तन किसे कहते हैं कि पादप का कोई कायिक भाग लेकर उस कायिक भाग को मानव निर्मित आवास के अंदर क्या करते हैं, संवर्धित करते हैं, और संवर्धित करने के पश्चात इससे एक पूर्ण विकसित पादप का क्या किया जाता है, निर्माण किया जाता है। तो इसे क्या कहा जाता है, सूक्ष्म परिवर्तन के नाम से जाना। क्लियर? दूसरा इसमें चौथी विधि इसमें कायिक परिवर्तन। देखो ये दोबारा नहीं पढ़ाऊंगा, पहले से हम कायिक परिवर्तन की सारी विधियां पढ़ चुके हैं कि जड़ द्वारा, तने द्वारा, पत्ती द्वारा, ठीक है, और पत्र प्रक्रियाओं के द्वारा किस प्रकार से कायिक परिवर्तन की क्रिया संभव होती है। तो जड़ द्वारा, अगर जड़ के द्वारा किसी नए पादप का निर्माण तो जड़ द्वारा कायिक परिवर्तन, अगर तने के द्वारा नए पादप का निर्माण तो तना कायिक परिवर्तन, पत्ती के द्वारा नए पादप का निर्माण तो पत्ती द्वारा कायिक परिवर्तन, और पत्र कलिकाएं यानी उनसे अगर नए पादप का निर्माण होता है तो वो कायिक परिवर्तन। तो ये सारी विधियां आप पहले लेसन के अंदर पढ़ चुके हैं। क्लियर? इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है बहुभूमिता। बहुभूमिता देखिए बहुभूमिता किसे कहेंगे, बहुभूमिता एक बीज में एक से अधिक गुणों के निर्माण होने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, बहुभूमिता कहा जाता है। कि एक बीज में एक से अधिक गुणों के निर्माण होने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, बहुभूमिता के नाम से जाना जाता है। तो देखो बहुभूमिता के बारे में सर्वप्रथम सन 1719 में एंटन वॉन ल्यूवेनहॉक ने संतरे के पादपों पर अध्ययन करते हुए बताया, संतरे के पादपों पर अध्ययन करते हुए बताया। क्लियर? तो बहुभूमिता के बारे में सर्वप्रथम सन 1917 में एंटन वॉन ल्यूवेनहॉक ने संतरे के पादपों पर अध्ययन करते हुए बताया। बहुभूमिता होती क्या है बता चुका हूं कि एक बीज में बीज एक है, इसमें भ्रूण एक से अधिक विकसित हो जाते हैं, तो उस कंडीशन को क्या कहा जाता है, बहुभूमिता के नाम से जाना जाता है। अब ये बहुभूमिता क्यों होती है, इसका कारण क्या है, भाई बहुभूमिता होने का कारण क्या है? तो बहुभूमिता के कारण
नंबर 1 है विदलन बहुभुज। विदलन बहुभुज। देखिए विदलन बहुभुजता किसे कहा जाएगा? अपने को पता है कि जैसे ये बीजांड की संरचना अपन देखते हैं कि एक अंड कोशिका होती है, दो सहायक कोशिकाएं, जिसमें द्विध्रुव केंद्र कोशिका, तीन होती है कौन सी कोशिकाएं? प्रतिमुखी कोशिकाएं। इस अंड कोशिका से एक नर युग्मक संयुक्त होकर द्विगुणित युग्मनज का निर्माण करता है और ये द्विगुणित युग्मनज किसका निर्माण करता है? भ्रूण का निर्माण करता है। और भ्रूण से किसका निर्माण होता है? बीज का निर्माण होता है। ऐसे पढ़ते हैं। तो इस युग्मनज में अगर विदलन की क्रिया के द्वारा किसमें? इस युग्मनज में जो भ्रूण का निर्माण कर रहा है, तो इसमें विदलन की क्रिया के द्वारा अगर दो अलग-अलग कोशिकाएं बन जाती है, ठीक है, और ये कोशिकाएं अलग हो जाती है, तो एक युग्मनज ये हो गया, एक युग्मनज ये हो गया। दो अलग-अलग भ्रूणों का क्या है इसमें निर्माण। इस प्रकार से विदलन की क्रिया 2 3 4 कितने भ्रूणों का क्या कर सकते हैं इसमें निर्माण हो सकता है। तो इस प्रकार को कौन सी बहुभुजता कहा जाएगा? विदलन बहुभुजता। कि एक युग्मनज में विदलन के द्वारा अगर दो अलग-अलग कोशिकाएं, विदलन तो ऐसे होगा कोशिकाएं बन, लेकिन ये कोशिकाएं अगर अलग-अलग बनाते सामूहिक बनाकर, तो अलग-अलग कोशिकाएं अलग-अलग होकर अलग-अलग भ्रूणों का क्या करती है? निर्माण करती है। तो इसको क्या कहा जाएगा? विदलन बहुभुजता के नाम से जाना जाएगा। क्लियर? तो विदलन बहुभुजता किसे कहेंगे? कि युग्मनज जो है वो विभाजित होकर दो अलग-अलग भ्रूणों का अगर निर्माण करता है, तो इसको विदलन बहुभुजता के नाम से जाना जाता है। तीसरा इसमें अंड कोशिका के अतिरिक्त भ्रूण कोश की अन्य कोशिकाओं से भ्रूण का निर्माण। दूसरा इसमें रीजन अंड कोशिका के अतिरिक्त भ्रूण कोश की अन्य कोशिका से भ्रूण का निर्माण। ध्यान देना, अंड कोशिका के अतिरिक्त, देखिए अंड कोशिका के अतिरिक्त अगर भ्रूण का निर्माण होता है, तो अंड कोशिका के अतिरिक्त जैसे मैंने अभी आपको बताया था कि बीजांड काय के अंदर सहायक कोशिका है, द्विध्रुव केंद्र कोशिका है, प्रतिमुखी कोशिका है, ठीक है। ये अंड कोशिका तो भ्रूण का निर्माण कर रही है, लेकिन इस अंड कोशिका के अतिरिक्त मान लो सहायक कोशिकाएं, ये द्विध्रुव केंद्र कोशिका या ये प्रतिमुखी कोशिकाएं, ये अन्य कोशिकाएं अगर और भ्रूण का निर्माण कर रहे, तो एक भ्रूण तो इनसे हो गया, अन्य भ्रूणों का निर्माण मान लो इनसे हो गया, तो बीज के अंदर एक से अधिक भ्रूणों का निर्माण होगा, तो वो भी क्या कहलाएगी? बहुभुजता कहलाएगी। तो अगर अंड कोशिका के अतिरिक्त भ्रूण कोश के अन्य कोशिकाओं से भ्रूण का निर्माण होना। अब इस प्रक्रिया में जो उत्पन्न भ्रूण हो रहा है वो अद्वितीय हो सकता है, द्विगुणित। मान लो अद्वितीय सहायक कोशिका या प्रतिमुखी कोशिका से भ्रूण का निर्माण होगा तो भ्रूण अद्वितीय होगा, लेकिन इस द्विध्रुव कोशिका से अगर भ्रूण का निर्माण होगा तो भ्रूण कैसा होगा? द्विगुणित होगा। तो इस तरह से अंड कोशिका के अतिरिक्त किसी अन्य कोशिका से अगर भ्रूण का निर्माण हो रहा है, तो वो भी क्या कहलाएगी? बहुभुजता के नाम से जाना जाएगा। तीसरा कारण हो सकता है बीजांड में एक से अधिक भ्रूण कोशों का निर्माण। बीजांड में एक से अधिक भ्रूण कोशों का निर्माण। अगर मान लो बीजांड में अगर एक से अधिक भ्रूण कोश बन जाए, तो वो भी किसको बढ़ावा देता है? बहुभुजता को बढ़ावा देता है। और लास्ट इसमें हो सकता है कि अगर बीजांड में उपस्थित आद्यावधि या बीजांडकाय कोशिकाओं से भ्रूण का निर्माण। क्लियर? कहने का मतलब कि अगर मान लो
बीजाणु बीजाणु का अध्यावनिक कोशिका एक भ्रूण का निर्माण करती है, तो इस प्रकार से निर्मित होने वाला भ्रूण कैसा होता है, द्विगुणित होता है। और वो भी किसको बढ़ावा देता है, बहुगुणता। तो बहुगुणता के चार कारण हो सकते हैं, विदलन बहुगुणता, अन्य कोशिका के अतिरिक्त किसी भ्रूण कोश अन्य कोशिका से भ्रूण का निर्माण, और बीजाणु में एक से अधिक भ्रूण कोशों का निर्माण, और बीजाणु में स्थित अध्यावनिक या अन्य कोशिकाओं के द्वारा भ्रूण का निर्माण। तो इस तरह से ये क्या करते हैं, बहुगुणता को बढ़ावा देते हैं। अब इसमें लास्ट टॉपिक है कि इसमें छोटा सा कि बहुगुणता की सार्थकता क्या होती है। बहुगुणता कहां जरूरत होगी, बहुगुणता की देखो, अगर बीजाणु काय से या अध्यावनिक से अगर भ्रूण का निर्माण हो रहा है तो उत्पन्न होने वाला भ्रूण मात्र पादप के समान होता है, मात्र पादप के समान। ठीक है, अगर मान लो भ्रूण का निर्माण बीजाणु काय या अध्यावनिक कोशिका से होता है तो इसका मतलब उसमें पादप निषेचन नहीं हो रहा है, और उसके अंदर जो उत्पन्न होने वाला भ्रूण होता है मात्र पादप के कैसे होता है, समान होता है। इसमें क्या होते हैं, ये भी संकर ओष से क्या होते हैं, भरपूर होते हैं, संकर ओष से भरपूर होते हैं, यानी इसमें संकरित भ्रूण भी क्या हो जाते हैं, विकसित होते हैं, यानी श्रेष्ठ लक्षण क्या होते हैं, बने हुए पाए जाते हैं। संकर ओष से क्या होते हैं, भरपूर होते हैं। इसके अलावा भ्रूण रोग रहित होता है, भ्रूण रोग रहित होता है। ठीक है, और पॉलीसिन से उत्प्रेरित करके इसमें एक से अधिक भ्रूणों के वंशावली को क्या किया जा सकता है, बनाए रखा जा सकता है। तो इसकी क्या होगी, सार्थकता। तो इसके साथ अपनी यूनिट नंबर फर्स्ट के चारों चैप्टर क्या हो गए, कंप्लीट हो गए।